हाय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 3 ऑफ द हिस्ट्री जिसके अंदर हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट के ऊपर जितने भी एमसीक्यू हैं उसको कवर कर रहे हैं। और अब कोशिश ये रहेगी कि हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा वीडियोस रहें और इसको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। जैसे कि मैं पॉलिटी कवर किया, वैसे हिस्ट्री को भी वैसे ही टारगेट करके ख़त्म करूँगा मैं। और कुछ बचेगा तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, जैसे कि थीम के ऊपर, थीम एनसीईआरटी के ऊपर अलग से कवर करूँगा मैं। सो डोंट वरी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसको तो बाय लाइन आपको चीज़ें बता दूंगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आ रखा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे बात करते हैं हु हैज रिटन सत्यार्थ प्रकाश। अगर आपको बताऊं, सत्यार्थ प्रकाश जिसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ ट्रुथ, ये लिखा था हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती। और भी इनकी कुछ किताबें हो, लिख लीजिए, काफ़ी बार पूछी गई हैं वैसे। और इन्होंने इसकी स्थापना की थी अपने यार किसकी, चलिए पहले ये बुक ले लीजिए, क्या वेदांग प्रकाश। वेदांग प्रकाश इनकी किताब है, इनकी अपने इन्होंने लिखी है दयानंद सरस्वती जी ने। और उसके बाद संस्कार विधि, संस्कार विधि इनकी किताब है एक। और एक है ऋग वेदादि भाष्य भूमिका। तो 3 किताबें आपको दिमाग में रखनी है इनकी, वेदांग प्रकाश, संस्कार विधि और एक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ठीक है, तो ये 3 किताबें इनकी और आप दिमाग में रखिए। वैसे सबसे फेमस जो है वो सत्यार्थ प्रकाश है इनकी। अब बाकी के जो लोग हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, भाई इन्होंने एक किताब लिखी है गीता रहस्य, बहुत बार पूछी गई है, मैच द फॉलोइंग में आ चुकी है। गीता रहस्य किसने लिखी है? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बता दो, इन्होंने कोई भी कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड नहीं किया, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन जब लॉन्च किया था तो उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने तिलक स्वराज फंड बनाया था। तिलक स्वराज फंड में उन्होंने ये बोला था कि भाई 1 करोड़ वो चाहते थे कि 1 करोड़ इसके अंदर हम लोग वो कलेक्ट कर पाए। वैसे तो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए कलेक्ट हो गए थे उसके अंदर, और सबसे ज़्यादा उनको जो पैसे मिले थे वो बॉम्बे से मिले थे, इसलिए उस टाइम पर उन्होंने बोला था ब्यूटीफुल बॉम्बे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1891 में आया था उसके अगेंस्ट अपनी बातें रखी थी। इनका मानना था कि भाई ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जिसके अंदर 10 से 12 साल एज की गई थी लड़कियों की शादी की, इसके अंदर ब्रिटिश क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, अब आपको बता दूं भाई कि एक तो इन्होंने होम रूल लॉ स्टार्ट किया था। लखनऊ सेशन में भाई अटेंड करने गए थे। लखनऊ सेशन आपको पता है जिसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट थे उनका एक तरह से वापस से पैचअप हो गया था, जिसको AC मजूमदार साहब ने हेड किया था। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लखनऊ सेशन किसने हेड किया था। और उसके अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आई था, मतलब मुस्लिम लीग ने भी उसको अटेंड किया था। और वही वो सेशन था लखनऊ सेशन जिसके अंदर जो राजेंद्र शुक्ला जी थे वो मिले थे गांधी जी को, और उनको रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि आप चलिए कहाँ पे, आप चलिए चंपारण, और चंपारण की दुर्दशा के बारे में उनको बताया था। तो ऐसे चीज़ों को घुमाइए, कनेक्ट करिए, दिमाग में चलाइए, ये है चीज़ें। अब राजा राम मोहन राय जी ने क्या लिखा है, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। वैसे तो एक है किताब तुफत-ए-मुहाउद्दीन, ठीक है, इनकी एक वो है बंगाली वीकली भी थी इनकी, उसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था उसका भाई? संवाद कौमुदी। इनकी ये थी एक, राजा राम मोहन रॉय जी की एक बंगाली वीकली थी जो कि 1821 में पब्लिश करते थे। चलिए इसके बारे में इस वीकली के अंदर रिलीजन, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। ठीक है, वैसे तो आपको पता है काफ़ी बड़े स्कॉलर रहे हूँ। देखिए इनकी अलग से मैंने किताबों के बारे में यहाँ पे लिखा है। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एक्चुअली लिखी कौन सी लैंग्वेज में की थी? इन्होंने पर्शियन में था। ये जो गिफ्ट मोनोथिस्ट है ना, सबको लगता है इंग्लिश में, नहीं, ये तुफत अल मुहाउद्दीन का ही एक इंग्लिश वर्जन है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये लिखा गया है पर्शियन में, या आप अलग से दिमाग में रखें, पर्शियन में लिखा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि सबको लगता है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा मतलब ये तो लिखा होगा इंग्लिश में, नहीं, ये पर्शियन में लिखा है। तुफत उल मुहाउद्दीन इसका नाम है पूरा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए। अगला है यहाँ पे गुड़िया व्याकरण। अच्छा, प्रिसेप्ट टू जीसस, ये भी पूछा हुआ है। अगर आप एनडीए का पेपर देखेंगे, सीडीएस का पेपर देखेंगे तो उनकी बुक्स का ना एक लिस्ट दिया रखा है। इसमें पूछा था कि गिफ्ट मोनोथिस्ट, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसने लिखा है। ये 2 क्वेश्चन तो सीधा उन्होंने पूछ रखा है, प्रिसेप्ट टू जीसस और गिफ्ट मोनोथिस्ट। आएगा, डोंट वरी, ये भी आएगा, लेकिन अब अभी से आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद इन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन कर रखा है, वेदांत ग्रंथ लिख रखा है, लेकिन ये देखिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड़िया व्याकरण आप याद रख सकते हैं। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं बिकॉज PIQ है। और तुफत उल मुहाउद्दीन
इसको भी नहीं भूलेंगे बिकॉज ये पर्शियन में लिखी हुई है, इसी का कन्वर्जन है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो ये लोग ये पूछते हैं कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो ओरिजिनल है वो किस में लिखी हुई है, वो पर्शियन में लिखी हुई है। बस आपको ये बताना चाहता हूँ। बाकी तो इन्होंने दुनिया भर की चीजें लिखी है, प्रिसेप्टर जो गाइड टू, ये बिल्कुल लिख रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। Which of the following was started in the opposition to the religious social ideas of राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय ऑफकोर्स ये बात एक काफी बड़े रिफॉर्मिस्ट हुए हैं, और उनके अगेंस्ट एक पर्सन का नाम था जिन्होंने इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करवाया था। उनका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव का आप नाम काफी सुनेंगे आपने, अगर राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा है तो राधाकांत देव उनके काफी अपोज रहे हैं इसके, इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म महामंडला ये सब भी बना रखा था, जिसमें जो भी कंजर्वेटिव सोच के, जो रूढ़िवादी सोच थे उसको प्रमोट करते थे ये लोग। और इनका मानना था कि सती प्रथा के अगेंस्ट जो ये राजा राम मोहन रॉय बोल रहे हैं वो गलत है, सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो किताब जो उन्होंने पत्रिका स्टार्ट कर रखी थी, जो इसको अपोज करती थी, उसका नाम था समाचार चंद्रिका था। देखिए संवाद कौमुदी तो खुद इन्होंने स्टार्ट की थी, ये तो खुद राजा राम मोहन रॉय को है, RRR लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, राजा राम मोहन रॉय की, ये खुद बंगाली में थी। ये बंगाल गैजेट आपको पता है पहली न्यूज़पेपर थी जो कि स्टार्ट की गई थी हिक्की द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की। और दिग्दर्शन जो था वो एक तरह से बंगाली मंथली था, अगेन वो भी बंगाली मंथली था, और उसके साथ भी राजा राम मोहन रॉय जी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड थे, उसको एडिट करते थे। तो दिग्दर्शन के साथ भी राजा राम मोहन रॉय जी एसोसिएटेड है, ऑल्दो उसको स्टार्ट किया था विलियम कैरी ने। यहाँ पे नाम लिखता हूँ उसका मैं, विलियम कैरी। अदरवाइज इसको एडिट करने में राजा राम मोहन रॉय भी एसोसिएटेड थे। तो समाचार चंद्रिका, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया था तो कर सकते थे, बिकॉज दिग्दर्शन भी काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, PIQ है। संवाद कौमुदी तो PIQ है ही। बंगाल गैजेट तो सबसे पहले पूछते हैं पहला न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश हुआ था इंग्लिश में, तो बंगाल गैजेट था भाई, जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है। और देवर टोटली अगेंस्ट, देवर बहुत पहले आया था वैसे, देवर टोटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स के लिए काफी क्रिटिकल थे जब रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को कैप्चर किया एंड ऑल, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था। साथ ही साथ जो पहला वाइस गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इन्होंने छापा था। तो कंपनी कैसे करप्ट हो रखी पूरी, उसके ऊपर इन्होंने काफी बातें छापी हैं। तो ये बातें हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समाचार चंद्रिका वॉज अ कंजर्वेटिव न्यूज पेपर स्टार्टेड इन द अपोजिशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय, स्पेशली अबॉलिशन ऑफ सती, वीमेन राइट एंड मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मतलब होता है एक धर्म को मानना, या फिर एक आपको पॉलिथिज्म मतलब आपको ये नहीं करना है, अलग अलग भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। ये था इनका प्रमुख समाज, आपको पता है। ये दिग्दर्शन अगेन श्री रामपुर मशीनरी जो कि इन्होंने चालू करा था, विलियम कैरी ने चालू कर रखा था। समाज कमेटी आपको पता ही है। बंगाल गैजेट 1780 में, जेम्स अगस्टस हिक्की। चलिए अगली बात करते हैं संथाल हुल। संथाल हुल का मतलब होता है संथाल रेबेलियन, ठीक है। संथाल हुल का मतलब होता है संथाल रेबेलियन, जो कि आपको पता है सिद्धू कन्नो, चंद और भैरव। देखिए आज अचानक याद आ गया, मैं बोल रहा था ना 4 भाई हैं वो, सिद्धू कन्नो, चंद भैरव। ये ऐसी देखिए, इसको पोएम के फॉर्म में मैंने याद कर रखा था चारों का नाम, बिकॉज सिद्धू कन्नो का नाम तो आता है। कभी कभी ये लोग झारखंड PCS का एग्जाम एक बार दे नहीं रहा था, एक बार उसका पेपर सॉल्व कर रहा था, तो उसमें बोला था चारों भाइयों का नाम बताओ और 2 बहनों का भी नाम बताओ। बताइए, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं यार। तो जब हम मल्टीपल PIQ करते हैं ना, तो हमें एक बहुत अच्छा एक्सपेक्ट मिलता है। आपको सब कराऊंगा, डोंट वरी। तो उसमें नाम आया था चंद, देखिए सिद्धू कन्नो, चंद और भैरव, 4 भाई थे। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं संथाल रेबेलियन। अब आपको पता है कि संथाल रेबेलियन किस पर्पज से हुआ था, बिकॉज जो जमींदार थे दमीन खो एरिया में अपना वो कर रहे थे, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एग्जाम में पूछा था कि दमीन खो जो कि 1832 में बनाया गया था, वो किसका एरिया था? वो था संथालों को दिया गया था। संथाल वहां पे अपना सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन बाद में देखने को मिला कि जमींदार और जो लैंड बाकी के भी जो ब्रिटिश फोर्सेस है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रेदर देन उनको ना अलाउ करना, फ्रीडम देना, वो सब नहीं था वहां पे। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। स्पेशली यहाँ पे हमें संथाल रेबेलियन देखने को मिलता है। इसके बाद संथाल टेनेंसी एक्ट पास होता है 1798 में, 1876 या 78 में पास होता है, और उसके बाद इनके लिए एक संथाल परगना बनाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि दे कांट, जो उनके ट्राइबल लैंड है वो दूसरे को नहीं दे सकते हैं। ये ऑलरेडी हमारा PIQ जो कर चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा ये डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है, जरा ये देख। अच्छा एक और बात मेरे को अभी अचानक याद आ गया, जो आपको कल बता रहा था मैं, कल अगर मेरे साथ जुड़े होते आप, तो यहाँ पे था कि जो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल, उसका नाम याद आ गया मुझे, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। बहुत देर से दिमाग चल रहा था उसके ऊपर कि कौन सी चीज मैं भूल रहा हूँ, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। पहला
स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मेजर बुरौ लॉस्ट द बैटल विद संथाल नियर भागलपुर। भागलपुर पीरनपैतिया के पास बिल्कुल हार गए थे। गोको वॉज इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजन दीन दयाल राय, ये राय का नाम सुनता तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या मतलब सारे के सारे क्या यही थे क्या, दूसरों को लूट रहे थे क्या। चलिए, वॉज एन इंपॉर्टेंट नेम इन दिस कंटेक्स्ट, बिल्कुल, बिकॉज ये था मनी लेंडर था। महाजन दीन दयाल राय वॉज अ मनी लेंडर, ये मनी लेंडर था भाई एक, ठीक है। और भाई साहब इसने अच्छा खासा संथालों को एक्सप्लॉइट कर रखा था एंड इसलिए संथालों का एक बहुत बड़ा एक टारगेट था, संथाल रेबेलियन में बहुत बड़ा टारगेट था कि इसको टपकाना है भाई, महाजन दीन दयाल राय को एक बार देखना ही देखना है, ठीक है। और जो गोको था, गोको एक चीफ ट्राइबल लीडर था संथाल का, जिसने संथाल रेबेलियन में काफी अपना इंपॉर्टेंट पार्ट लिया। तो ये दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। मेजर बुरो, बिल्कुल भाई, इसको लगा था कि मैं जाऊंगा कुछ छोटे मोटे सोल्जर्स के साथ, कोई छोटा सा फोर्स लेके जाऊंगा मैं और जीत जाऊंगा, उसको ये लगा था। लेकिन उसको ही नहीं पता था कि संथाल काफी प्रिपेयर्ड थे। तो संथाल्स ने इसको डिफीट कर दिया था इन द 1855 नियर द भागलपुर पीरपैतिया। अब वो आपको जगह याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा बीपीएससी के लिए पढ़ा था इसलिए तो आपको इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उतना आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। देयर वाज अ टाइम व्हेन संथाल एंजॉयड, देखिए संथाल को कभी फुल सोवरेनिटी नहीं मिली थी, आपको बता दूं मैं। संथाल नेवर गॉट द फुल सोवरेनिटी इन द एरिया नियर द गंगा वैली नियर मुजफ्फरपुर, कभी नहीं मिली थी उनको, तो सोचिए भी मत। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, पढ़ के ही गलत लग रहा है। ब्रिटिश के टाइम पे किसको सोवरेनिटी मिलेगी। अब देखिए हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत ना दिमाग लगा के करने पड़ते हैं, सारे आपको बिल्कुल आंसर नहीं मिलेंगे, सारे का आंसर आपको मिलने वाला भी नहीं है कभी भी। तो ये आपको फोर्थ वाला गलत हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है यहाँ पे। डिफिकल्ट क्वेश्चन था लिटरली। इसके बारे में आपको पीआईक्यू के थ्रू मिल सकता है या फिर थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको अपनी थीम एनसीईआरटी में। चलिए, बाकी तो आपको वैसे बोलो तो टफ क्वेश्चन था। चलिए, बाकी तो यहां पे देखिए सिद्धू कन्नू मर्मू, जो कि चंदन भैरव, ये भी लिख देता हूं, चंद एंड भैरव, BHAIRO, भैरव। चलिए आगे बढ़ते हैं। Whose name among the following is not associated with the revolt of 1857? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस। देखिए इस लेवल के क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट होते हैं और इस लेवल के क्वेश्चन अब देखिए यूपीपी से मेंस में पूछा जा रहा है, मतलब उस टाइम मेंस भी ऐसे आते थे उनके, अब तो मेंस में तो रिटर्न आता है पूरा। तो ये लेवल सच में हाई है वैसे इसका थोड़ा सा, बट चलिए हम अटेम्प्ट करते हैं। देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, ऑल ऑफ द वो, नन ऑफ देम इज एसोसिएटेड विद 1857 रिवॉल्ट। अब यहाँ पे जो कर्नल सेंट लैंगर थे वो एसोसिएटेड हैं। आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो बिल्कुल आप दिमाग में रखिए, आपकी क्या पता हेल्प होगी, जरूर हेल्प होगी। दीवान वेलुथम्पी, आपको पता होगा दीवान वेलुथम्पी रिवॉल्ट जो कि त्रावणकोर में हुआ था 1809, उसके साथ एसोसिएटेड है। अब देखिए कैसे रिलेट करना है, एग्जाम में हमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि दीवान वेलुथम्पी किससे एसोसिएटेड है, एनडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो केरला त्रावणकोर से एसोसिएटेड था वो। तो इसमें ये नहीं समझना है कि नहीं हमें जो ये आ रहा है हमें नहीं आएगा, क्यों पढ़े हम लोग, बिल्कुल नहीं भाई। हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा अपना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स किससे एसोसिएटेड है भैया, ये बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं यहाँ पे, चलिए हटाइए यार। कर्नल वेलेस ये एसोसिएटेड है टीपू सुल्तान का, टीपू सुल्तान जो अपना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1790 से लेके 92 तक, उसमें साथ एसोसिएटेड है। चलिए, तो ये तीनों एसोसिएटेड वैसे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। Who among the following was a leader of 1857 uprising at इलाहाबाद। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिए। इनका नाम है मौलवी लियाकत अली। इनका नाम क्या है, मौलवी लियाकत अली जी थे। और इन्होंने लिटरली बताऊं नाक में दम कर रखा था इनके ब्रिटिशर्स के, ये पकड़ में नहीं आए थे और पूरे के पूरे इन्होंने 15 साल ब्रिटिशर्स को चकमा दिया था। 15 साल बाद ये पकड़ में आए थे, अराउंड 1882 के अराउंड पकड़ में आए थे और 1872 के अराउंड पकड़ में आए थे और फिर इनको ऑफकोर्स ही बात है इनको टपका दिया गया था, लेकिन 15 साल तक इन्होंने उनको किया था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद में कौन सा भाई ब्रिटिश लीडर था जो दबा रहा था सबको, दबाना मतलब एक तरह से सप्रेस कर रहा था, उसका नाम था, ये लिख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, लेफ्टिनेंट कर्नल नील, NEIL, नील। इसको बोलते हैं बुचर ऑफ इलाहाबाद, इसको बोलते हैं बुचर ऑफ इलाहाबाद। मतलब भाई एक तरह से इतना गंदा, मतलब वहां पे लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा था। अच्छा एक और बात बताता हूँ, मौलवी लियाकत अली जी ने अपना एक तोपची था उसको उन्होंने भेजा था रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करने के लिए, उसका नाम था खुदा बख्श।
तो इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे झांसी की रानी से। और नाना साहब आपको पता है कानपुर में थे, और नाना साहब के एक अच्छे एडवाइजर थे अजमुल्ला जी, वो नाना साहब के ही एडवाइजर थे। तात्या टोपे आपको पता है एक अच्छे कमांडर रहे हैं, नाना साहब के अंडर भी उन्होंने काम किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंडर भी उन्होंने अपना काम किया है। तो तात्या टोपे तो वॉज अ मिलिट्री कमांडर, वैसे तो नाना साहब के थे वो। चलिए, तो मौलवी लियाकत अली जी, अजीमुल्ला क्लोज एसोसिएट ऑफ द नाना साहब एंड द की स्ट्रेटजीज इन द रिवॉल्ट। एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से भाई इनके एक ऐसे मंत्री कौन से थे, मतलब कौन थे नाना साहब के एक मंत्री का नाम बताइए जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। तो उनका नाम था अजीमुल्ला खान। ये प्लीज इसको दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा बताता रहूंगा, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज हमें पता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल। देखिए जैसे कि सिंह साहब मूवमेंट था, जैसे कि आपको अकाली मूवमेंट था, वैसे ही तारकेश्वर मूवमेंट था। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंह साहब मूवमेंट और अपने सिंह साहब मूवमेंट भी पंजाब में था, अकाली मूवमेंट भी पंजाब में था, और यहाँ पे तारकेश्वर मूवमेंट बंगाल में था। तो पर्पस क्या था उसका? करप्शन इन टेम्पल। अकाली मूवमेंट के साथ थोड़ा जा सकते हैं कि अकाली मूवमेंट जो गुरुद्वारा के अंदर, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो थी ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स के महंत वहां पे बैठते थे और पूरी तरीके से वो लोग करप्ट थे, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता। आपको जान के हैरानी होगी कि जो जनरल डायर था उसने भाई किसको, अमृतसर के अंदर ही गोलियां चलाई थी ना, और ऐसे बहुत सारे महंत थे, उन्होंने पैसे कलेक्ट करके उसे उसके लिए भेजा था जब उसको यहां से इंडिया से वापस भेज दिया गया। तो इस तरह से मतलब चल रहा था कहानी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे अकाली मूवमेंट भी स्टार्ट होता है, और पर्पस वही था कि जो करप्ट महंत है उनको हटाना है। तो यहां पे भी वही है, तारकेश्वर मूवमेंट के अंदर भी जो करप्शन थी टेम्पल के अंदर, उसको जो महंत थे, जो पंडित थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट था यहां पे बंगाल के अंदर। और कौन सा टेम्पल था? तारकेश्वर शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल था, एक शिव जी का टेम्पल था, उसके अगेंस्ट। ठीक है, और लीडर का नाम आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख देता हूं यहां पे, मेरी ड्यूटी है। उनका नाम था स्वामी सत्यानंद एंड स्वामी विश्वानंद। तो ऐसे दो डब्ल्यू है भाई, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है मेरी, ध्यान रखना आप लोग। तो ये है यहाँ पे। चलिए, तो ये करप्शन था, और सेम अकाली मूवमेंट भी आप दिमाग में रखेंगे। अब अकाली मूवमेंट थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अकाली मूवमेंट अगेंस्ट था वही, इसके ऊपर पूछा गया क्वेश्चन, डोंट वरी आएगा, वैसे चिंता मत करिए आप। चलिए, तारकेश्वर शिवा टेम्पल था। हाली सिस्टम किससे एसोसिएटेड है? बॉन्डेड लेबर से एसोसिएटेड है भैया, और सिंध वाले एरिया में था, अभी तो वो पाकिस्तान में जा चुका है। तो बॉन्डेड लेबर से एसोसिएटेड था, इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं पता है तो चलेगा। इसके अंदर जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे उनको एक तरह से बॉन्डेड लेबर कराया जाता था, बाकी और ज्यादा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे होता है ना कि हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है अपना बॉन्डेज, कि भाई मैं नहीं चुका पाया तो मेरा बेटा चुका पाएगा, वैसा सिस्टम था हाली सिस्टम। तो एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा था कि हाली सिस्टम किससे एसोसिएटेड है? बॉन्डेड लेबर से एसोसिएटेड। जैसे कि आपको एक टर्म बताया था मैंने, वेठी सिस्टम क्या होता है? वेठी सिस्टम भी एक तरह से बॉन्डेड लेबर, बेगार, उसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाली सिस्टम सिंध में था, अभी तो इंडिया का पार्ट नहीं। दर उल उल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, इनका नाम था भाई मौलाना शिबली नुमानी। ठीक है, बस इतना ही पढ़िए, ज्यादा ये भी देखिए, बहुत यूपी का क्वेश्चन है थोड़ा, इसलिए यूपी के सेंट्रिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदरवाइज इस लेवल के क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं, आपको बता दो मैं। तो ये यूपी सेंट्रिक क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है, और मेंस का पेपर है तो थोड़ा डिटेल में पूछा हुआ, बाकी और कुछ नहीं है। तो मौलाना शिबली नुमानी वाज वन ऑफ द फाउंडर, एक फाउंडर थे भाई वो, दर उल नवत उल उलमा के। चलिए, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर। चलिए, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकता हूं मैं आपके लिए। Who among the following social reformer, ऐसा कौन सा सोशल रिफॉर्मर था भाई जो कि संस्कृत लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट था? देखिए, आप क्या ऐसे देखते हुए पहले जाएगा कि तो ईश्वरचंद विद्यासागर होने चाहिए। अरे भैया, ईश्वरचंद विद्यासागर बिल्कुल संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे, बिल्कुल मानता हूं मैं थे, लेकिन क्या राजा राम मोहन रॉय जी को संस्कृत नहीं आती थी? भाई वो काफी बड़े अलग अलग भाषाओं के जानकार थे राजा राम मोहन रॉय। वो अरबिक भी आती थी उनको हिब्रू भी आती थी, उनको पर्शियन भी आती थी, उनको लैटिन भी आती थी, ग्रीक भी आती थी, बंगाली तो आती थी, हिंदी इंग्लिश तो बात ही मत करो। तो राजा राम मोहन राय बहुत बड़े भाषाओं के जानकार रहे हैं, संस्कृत भी आती थी उन्हें, तो ही वॉज अ प्रोफिशिएंट, वो बहुत अच्छे जानकार रहे हैं संस्कृत के भी। दयानंद सरस्वती जी भी रहे, इनको भी अरेबिक पर्शियन आती थी, काफी बड़े बड़े स्कॉलर रहे हैं लोग। और ईश्वरचंद विद्यासागर जी तो थे ही थे, ये तो अपने फोर्ट विलियम कलकत्ता कॉलेज जो था उसके वो भी रहे हैं, संस्कृत कॉलेज के वो भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं।
तो ये तो आपको पता ही, इन्होंने तो ये भी बोला था कि बाकी लोगों को भी, सिर्फ पंडितों को नहीं, बाकी लोगों को भी संस्कृत सीखने की वो अनुमति मिलनी चाहिए। तो तीनों की तो नहीं आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब है, वेदांग प्रकाश इनकी किताब है, अभी बताया ना आपको मैंने। तो वेदांग प्रकाश और सत्यार्थ प्रकाश आपको दिमाग में रहेगा, मोर देन इनफ है। यही ज्यादा करके पूछा भी जाता है, और बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं इनके बारे में। मतलब वैसे तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में जानने के लिए, आर्य समाज के बारे में, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो किताबें इनकी कौन सी थी? वैसे तो आप देखिए तो संस्कार विधि और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका भी जो ऑलरेडी बताया आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सत्यार्थ प्रकाश और वेदांग प्रकाश। ये आप लिख लीजिए, वेदांग प्रकाश, वेदांग प्रकाश। चलिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आपको पता। अच्छा, इन्होंने भी क्या लिखा था भाई? इन्होंने किताबें लिखी है ना अपनी, ये भी आप थोड़ा दिमाग में रखिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ऊपर राजा राम मोहन राय तो काफी नॉलेजेबल थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्रिसाइडेड ओवर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर? कौन था भैया? ये थे भाई हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। अच्छा, आचार्य नरेंद्र देव, एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से के साथ रिलेट करते हैं आचार्य नरेंद्र देव। यहां तक कि जेपी नारायण ये एसोसिएटेड है उसके साथ, मन्नू मसानी ये एसोसिएटेड है उसके साथ। तो इसे देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों बता रहा हूं आपको मैं? क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर का नाम पूछा गया था ईपीएफओ में, और बहुत बार पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। 1934 में बनाया गया था, तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी काफी बार पूछा गया। यूसुफ मेहर अली कौन है भैया? यूसुफ मेहर अली वो है जिन्होंने एक बहुत कैची स्लोगन देते थे, जैसे कि गो साइमन क्या था, साइमन गो बैक, और एक नारा जो है करो या मरो का। अब बोलो क्या, करो या मरो का नारा तो गांधी जी ने दिया है, लेकिन उसको बोलने का भले गांधी जी ने बोला है, लेकिन दिया किसने है? वो दिया है यूसुफ मेहर अली जी ने। तो यूसुफ मेहर अली जी इसलिए फेमस है, काफी कैची स्लोगन देते थे वो, इसलिए फेमस है वो। सुभाष चंद्र बोस तो आपको पता ही है, इनके बारे में क्या बताना। बट यहाँ पे इनके जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो नागपुर में हुआ था, ऑफकोर्स यहाँ पे डिवीजन हुआ था, आपको बता दूं मैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का यहाँ पे डिवीजन हो गया था, और इसके बाद अलग अलग इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन बन गया था, और अलग अलग ट्रेड यूनियन बढ़ गया था। इसमें 1929 में स्प्लिट हुआ था, बंटवारा हुआ था। इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इन्वेस्टेड भूदान मूवमेंट के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, और इसको हेड किया था अपने विनोबा भावे जी ने। इन्होंने रिक्वेस्ट किया था जितने भी वेल्दी लैंड ओनर्स थे, जिस पर अच्छा खासा पैसा था और जमीन थी, उनको बोला था कि यार आप जो लैंडलेस पीजेंट है, जिनके पास जमीनें नहीं है, उनको आप क्या करिए, उनको अपनी जमीनें दे दीजिए। एक एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, एक रामचंद्र रेड्डी जी हैं। रामचंद्र रेड्डी जी ने 100 एकड़ अपनी जमीन थी वो दान दे दी थी इनके बोलने पे। ऐसे बहुत सारे लोग निकल गए थे, वो सब आपको दिमाग में रखना नहीं है, लेकिन पोचमपल्ली विलेज का नाम आपको दिमाग में रखना है, वहीं से चालू किया था। और जो भूदान मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं कि ये ब्लडलेस है, मतलब इसमें खून नहीं बहा था इस रिवॉल्यूशन के अंदर। इस रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ था कि लोग खुद अपने आप बाहर आए थे इनके सपोर्ट में, और उन्होंने अपनी जमीनें दी थी। बाद में इसके सपोर्ट में आए थे जेपी नारायण जी के, जयप्रकाश नारायण, जिनको हम एक लाइन है ना, वो जयप्रकाश नारायण जो नहीं मरण से डरता है, अपने इन्होंने लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चलिए, और इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट इन्होंने वो भी किया था, प्रोटेस्ट किया था, आपको पता होगा। जेपी मूवमेंट जिसको बोलते हैं, काफी फेमस है आंध्र प्रदेश। काफी आप बता दिया इसके बारे में, आप पढ़िएगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरिज? बताइए, विडो रीमैरिज एक्ट किसके द्वारा पास करवाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा 1956 में। आप सॉरी 1856 रे बाबा, 1856 में। और एक्ट नंबर 10 है वो। कौन सा एक्ट नंबर है? एक्ट नंबर 10। ये भी पूछा जाता है आजकल। जैसे एक बार पूछा गया था स्लेवरी एक्ट का नंबर कौन सा था? स्लेवरी एक्ट था एक्ट नंबर 5। अपने जो एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा थी, सती प्रथा को हटाने के लिए जो एक्ट था, उस एक्ट का नंबर क्या था? उस एक्ट का नंबर था एक्ट नंबर 17। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए, राजा राम मोहन राव आपको पता है सती प्रथा के साथ, ब्रह्मो समाज के साथ जुड़े हैं। इनी बेसेंट जी किसके साथ जुड़ी हैं? 1917 में इन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी ली थी, इनको दी गई थी। होम रूल मूवमेंट इन्होंने चालू किया था किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट अप्रैल में चालू किया था, और इन्होंने चालू किया था सितंबर में। बाल गंगाधर तिलक जी का जो काफी स्ट्रेंथन था, काफी छोटा एरिया में था, जैसे कि कर्नाटका वाले में था, इधर महाराष्ट्र में था, लेकिन मुंबई में नहीं था। महाराष्ट्र में था लेकिन मुंबई में नहीं था। ओके,
और जितने भी फिर रिमेनिंग एरिया बच जाते हैं वहां पे इन्हीं बेसेंट जी ने चालू किया था होम रूल मूवमेंट। होम रूल के अंदर मूवमेंट के अंदर आजादी की बात नहीं की थी, उसके अंदर लोगों को समझाया गया था, पढ़ाया गया था, पॉलिटिक्स के बारे में चीजें समझाई गई थी, ट्रेन किया गया था। और आपको बताऊं वही होम रूल मूवमेंट वाले लोग बाद में गांधी जी यूज करते हैं। लेकिन इसलिए मेरा मानना है कि गांधी जी को हम क्रेडिट तो बहुत कुछ के देते हैं, लेकिन गांधी जी को जो इतना एजुकेटेड मास मिला था, जो भी था इतना पॉलिटिकली ट्रेंड मास मिला था, उसकी ट्रेनिंग तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दी थी ना। उनको उतना वेटेज क्रेडिट हमें दे ही नहीं पाते। तो मेरे जो पर्सन थोड़ा बायस हूं मैं यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली बाल गंगाधर तिलक को उस लेवल का क्रेडिट हमने नहीं दिया जितना कि हमने गांधी जी को दिया है और बाकी जो भी है। तो आई पर्सनली बिलीव कि बाल गंगाधर तिलक को क्रेडिट मिलना चाहिए। एमजी रनाडे जी, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो इन्होंने इसके साथ चालू की थी, कांग्रेस के पैरेलल में चलती थी, जो जितने भी सोशल मूवमेंट इश्यूज होते थे वो डील करते थे। उसके बाद प्रार्थना समाज के साथ एसोसिएटेड थे। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग। कौन से ईयर में? 1867 में। और आरजी भंडारकर जी इनके साथ जुड़े थे। और क्या था भाई, प्रार्थना समाज, जो जितने भी ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल देखे हुए प्रार्थना समाज के प्रिंसिपल आपको वही मिलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वहां पे केशव चंद्र सेन जी का इंफ्लुएंस था इसको सेटअप करने में। केशव चंद्र सेन जी का जो, जब वो अलग हो गए थे ब्रह्मो समाज से, मतलब दो पार्ट में बढ़ गया था ना ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना था, दूसरा आदि ब्रह्मो समाज बना था। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इनके अंडर था, जिसके अंदर इन्होंने पैन इंडिया लेवल पे पहुंचाने की इसकी कोशिश की और मुंबई तक आए थे। यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग और बड़े बड़े लीडर से मिले और इन्होंने प्रार्थना समाज स्टेब्लिश किया। वही था इनका एबॉलिशन ऑफ सती, विमेन एजुकेशन, आइडोलेट्री के अगेंस्ट बात करना, मोनोथिज्म को प्रमोट करना, ये सब चीजें हैं। ऐसे रिलेट करिए थोड़ा। चलिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी। Who among the following had played an important role in the passing the Native Marriage Act 1872? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका नाम है केशव चंद्र सेन जी। अब आपको पता होना चाहिए कि केशव चंद्र सेन जी ने दो तीन जो वो बनाए हैं अपने, क्या बोलते हैं, इससे पहले हमने पढ़ रखा है, उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे दो तीन, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर काम किया था। उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम थोड़ा लिख लीजिए, ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, बता भी चुका हूं मैं, इससे पहले करा चुका हूं, लेकिन लिखिए जरा आप उसको। एक था उनका भाई, ही फाउंडेड द ट्रेवेंक्ले ऑफ न्यू डिस्पेंशन। जरा स्पेलिंग लिख देता हूं, खतरनाक स्पेलिंग है भाई, TABERNACLE, ट्रेवेंक्ले ऑफ न्यू डिस्पेंशन। ठीक है, इन्होंने सेटअप किया था इसको 1868 में इन्होंने किया था, जिसको ये बोलते थे नभा निधान। क्या बोलते थे? नभा निधान। पर्पस वही था यहाँ पे इसका भी। ओके, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सबका पर्पस लेके इन्होंने इसको कंबाइन किया था। और इन्होंने एक सेटअप किया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। क्या सेटअप किया था भाई? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने सेटअप किया था 1870 में। तो ये दो जो एसोसिएशन था, देखिए यहां इसका तो रोल नहीं है, लेकिन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो इन्होंने सेटअप किया था, उसी के थ्रू इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट को, इन्होंने उसके अगेंस्ट में इन्होंने बातें की थी। ही वाज टोटली अगेंस्ट इट। तो चलिए, जिसके अंदर इन्होंने बोला था नेटिव मैरिज एक्ट के अंदर भाई, इनका रोल था प्रमोट करने में। और भाई इनका था ऐसा कि भाई इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज अलाउ किए जाने चाहिए, यही पर्पस था इसका। ठीक है, और 1866 में जो आपको मैंने बोला ना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है, फिर इसका नाम था भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज। 1866 में क्या बना था? भारत वर्षीय ब्रह्मो समाज। चलिए, तो ये केशव चंद्र सेन जी के अंडर बना था। और एक था आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज जो किसके अंडर बना था? ये बना था देवेंद्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी। चलिए, ये अच्छा इधर ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भी आपको, अच्छा, वॉज नाइदर द फर्स्ट नॉर नेशनल। अच्छा, इन्होंने बोला भाई कि ये नेशनल भी नहीं था और साथ ही साथ ये पहला भी नहीं था। ये हमने आरसी मजूमदार जी, वही हैं खतरनाक बात बोलने वाले, उनका बोलना था कि भाई इसके अंदर नेशनलिस्ट एलिमेंट नहीं थे, काफी कुछ वो भी सही भी थे। इनके अंदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सबका अपने अपने वो थे, पर्पस थे। झांसी की लक्ष्मीबाई थी, उसलिए लड़ रही थी कि उनके जो गोद लिया हुआ बेटा था उसको राजा नहीं बनाया जा रहा था। जगदीशपुर के अपने कुंवर सिंह इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनकी जागीरदारी जा रही थी वहां से। उसके बाद अपने बेगम हजरत महल इसलिए लड़ रही थी क्योंकि उनके पति को वहां से भाई हटा दिया गया था, क्या बोलते हैं, अवध के।
पोस्ट से, तो इसलिए सबका अपना अलग अलग पर्पस था, किसी का ये पर्पस नहीं था, यूनाइटेड पर्पस नहीं था, तो इसको हम नेशनलिस्ट नहीं बोल सकते। वही उसके अपोज में वीडी सावरकर बोलते हैं कि नहीं, इट्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं उसको वो। ओके और इंडियन जो एलिमेंट है, जैसे एस एन सेन भी लिखते हैं, एस एन सेन की किताब है 1857 की किताब है, उसके अंदर वो बोलते हैं, ये भी इसकी बात करते हैं कि नेशनलिस्ट एलिमेंट थे उसके अंदर, लेकिन आरसी मुजुमदार जी यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, नहीं था। उनका बोला था कि सबका अपना अपना स्टेक था इसके अंदर, सबका अपना अपना यहाँ पे पर्पस था, तो इसलिए आरसी मुजुमदार जी से राइट आंसर। चलिए बढ़ते तो अच्छा हाँ, ताराचंद जी के ऊपर बात कर रहे थे। इन्होंने भी ये बोला था, इन्होंने भी ये बोला है कि इसके अंदर नेशनलिस्ट एलिमेंट नहीं थे। इन्होंने भी ये बोला है कि नेशनलिस्ट एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। एस एन सेन ने बोला था कि नेशनलिस्ट एलिमेंट इसके अंदर बाद में आया था, लेकिन पहले ये रिलीजन के बेस पे था, ठीक है। और वीडी सावरकर ने तो सीधा बोला भाई ये सिपाही म्यूटिनी नहीं था, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। चलिए, अगर आपने इनकी मूवी देखी होगी तो भी आप रिलेट कर पाएंगे। चलिए, वीडी सावरकर इसकी टोटली अगेंस्ट बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और वीडी सावरकर ने क्या चालू किया था, मित्र मेला चालू की थी, और मित्र मेला उन्होंने यहीं पे चालू की थी। मैं काफी प्राउडली बोलता हूँ कि उनका घर बहुत पास में है मेरे से, बहुत पास में है। लाइक किस दिन होगा तो मैं फोटो खींच के डाल दूंगा, उनका जो खुद का घर है, काफी भूल भुलैया घर है उनका। अभी रणदीप हुड्डा भी वहीं पे आए थे, अभी उन्होंने जो पिक्चर की थी तो वहीं पे आए थे वो, काफी पास में, भगूर विलेज है यहाँ से, तो वहीं पे है, अराउंड 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं मेरे घर से। तो यहीं पे उन्होंने मित्र मेला चालू की थी अपने भाई के साथ, और बाद में उनको, और मित्र मेला जो उन्होंने चालू की थी वो जूसेफ अपना मेजनी के इंस्पायर होकर उन्होंने की थी, और जो इटली के थे, जिन्होंने यंग इटली का एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी थी वो मित्र मेला। चलिए, बाद में पुणे शिफ्ट हो गए थे तो वो नाम चेंज कर दिया था उसका उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सा ट्रू है यहाँ पे? इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ इंडियन म्यूटिनी। देखिए, इंडियन हिस्टोरियंस ने थोड़ा बहुत इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ बातें की हैं, एक नेशनलिस्ट एलिमेंट इसके अंदर दिया है। इंडियन म्यूटिनी का जो कंसेप्ट है वो दिया है ब्रिटिशर्स या फॉरेनर्स ने। ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नहीं, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस का थॉट है। तो पहले, सेकंड भी गलत है, पहला भी गलत है। इट गिव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। बिल्कुल, डेथ ब्लो तो दिया ही था, डेथ ब्लो तो दिया ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म ही हो गई उसके बाद, मतलब खत्म मतलब एलिमेंट उसका खत्म हो गया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट पावर आ गया, क्वीन प्रोक्लेमेशन आया आपने को 1858 में, इलाहाबाद में आया था क्वीन प्रोक्लेमेशन, क्वीन विक्टोरिया का। उसके बाद वाइसरॉय बना था लॉर्ड कैनिंग, और एक सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था अलॉन्ग विद 15 मेंबर की बॉडी उसको दी गई थी, और उसके पास ज्यादा पावर थे उल्टा वाइसरॉय से। इट वॉज फॉर द इंप्रूवमेंट। अरे कोई इंप्रूवमेंट नहीं, सब कुछ वैसी था। तो सी इज द राइट आंसर ये, ठीक है। चलिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी चीजें थी बता दी मैंने आपको। सिपाही म्यूटिनी तो ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स एलिमेंट है, ओके, बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ होगा तो। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के भाई ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन है यहाँ पे, ये आपको बता दूं मैं। तो इनका नाम आता है यहाँ पे एस एन सेन, जिन्होंने किताब लिखी थी 1857। 1857 ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए आप, 1857, तो इनकी किताब थी। और जिसको हमारे क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भाई इसको माना है, और इसको उन्होंने बोला है कि इट इज अनबायस्ड रिकॉर्ड। तो इनकी किताब को उन्होंने बोला है कि भाई एक ऑफिशियल हिस्टोरियन, मतलब एक मान्यता दी गई है। अच्छा, और किताबें लिख लीजिए जरा। जो आरसी मुजुमदार हैं, इनकी किताब का नाम आपको पता होना चाहिए। इनकी किताब का नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या लिख दूं यहाँ पे मैं, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, इनकी किताब का नाम है। उसके बाद सही एक और भी हमारे पर्सन है, उसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन्होंने भी लिखा है इसके ऊपर, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान, आपको पता होगा सैयद अहमद खान कौन थे, सर की इनको उपाधि दी गई थी। पहले तो अच्छे थे लेकिन बाद में बहुत ही बेकार बन गए। इन्होंने किताब लिखी है असबाब ए बगावत, असबाब ए बगावत हिंद, ठीक है, असबाब ए बगावत हिंद, AWAT है। इसका मतलब था द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट का। इसके बाद आपको बता दूं मैं अपने, चलिए तो वीडी सावरकर का आपको पता ही है। चलिए, आगे कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट।
हाँ देखिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, सिपाही म्यूटनी, आपको नाम भी मिल जाएंगे यहाँ पे। वीर सावरकर की द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, एस एन सेन का 1857 है यहाँ पे। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आता है, प्लीज पढ़िए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट वही है कि आज एक मूवमेंट चलता है ना हमारे इंडिया में, जो बाबा बागेश्वर करते हैं, क्या बोलते हैं, घर वापसी मूवमेंट जो करते हैं ना वो लोग। बाबा बागेश्वर आपको पता होगा, बुंदेलखंड में, आपने काफी न्यूज में भी देखा होगा। वो क्या करते हैं, जो लोग हिंदू थे पहले लेकिन वो किसी कारणवश किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गया, सो कॉल जो भी वो बोलते हैं, अपना नैरेटिव है उनका, उसको वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट करते हैं। शुद्धि मूवमेंट भी मोर और लेस वैसा ही था, और इसको स्टार्ट किया था बाय द आर्य समाज, आर्य समाज के। और ये भी एक वन ऑफ द ऐसा प्रिंसिपल बोला जाता है कि इसकी वजह से भी जो तकरार बढ़ी थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, काफी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इससे बहुत सारे मुस्लिम नाखुश थे। ठीक है, तो एक तरह से जो लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, उसको वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने का प्रथा चालू की थी, शुद्धि मूवमेंट चालू किया था बाय द आर्य समाज। ठीक है, वही था यहाँ पे, और कुछ नहीं था। चलिए देखिए, पढ़िएगा यहाँ पे रिकन्वर्टिंग हिंदू हु कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी बैक टू द हिंदुइज्म। तो स्वामी सरदानंद, की लीडर ऑफ आर्य समाज, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। स्वामी सरदानंद है यहाँ पे। चलिए, ब्रो समाज का कोई नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देव समाज एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि देव समाज भाई किसने सेटअप किया था। देव समाज सेटअप किया था श्री नारायण अग्निहोत्री जी ने, और आई थिंक ये लाहौर के साइड सेटअप किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अभी आपको 2-3 चीजें बतानी थी मुझे प्रार्थना समाज के बारे में, बहुत बार प्रार्थना समाज का नाम ले लिया था मैंने। तो प्रार्थना समाज 1867 में सेटअप किया गया था, बॉम्बे में सेटअप किया गया था। आत्माराम पांडुरंग, एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर, एनजी चंदवरकर। ये थोड़ा सा नाम सबके नीचे बाद में आर लगता है, तो थोड़ा सा इजी लर्न करना। वैसे आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे का नाम तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। और एक किसकी हेल्प से हुआ था, केशव चंद्र सेन जी के। चलिए, क्या पर्पस था, इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज, मतलब केशव चंद्र सेन। वही सारी चीजें, विडो रिमैरेज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एबॉलिशन, इंटरकास्ट डाइनिंग या इंटरकास्ट मैरिजेस भी इसके अंदर आते हैं। चलिए, मैच द फॉलोइंग, अब बता देता हूं आपको भाई, बहुत सिंपल है। पाबना रिवोल्ट ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। पाबना रिवोल्ट कहां पे है, बंगाल में आता है, 1872 के टाइम पे हुआ था, 1872 से 75 का टाइम। बिरसा मुंडा मूवमेंट झारखंड का है, लेकिन उस टाइम पे बिहार था, तो बिहार में चला जाएगा। द ग्रेट टुमलुट, याद है, उलगुलन, याद करिए आप लोग। बिरसा मुंडा रिवोल्ट क्या था, कौन सा ईयर था, 1799 था, नहीं 1899 था यार, देखो दिमाग से इसके पूरा, 1899 था। चलिए, कुका मूवमेंट पंजाब, कुका मूवमेंट जो सिंह सभा मूवमेंट था, उसी को कुका मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और कुकी मूवमेंट किससे एसोसिएटेड है भाई, और हाँ, कुका मूवमेंट के लीडर का नाम लिख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, उसका नाम, उनके नाम है बाबा राम सिंह। एग्जाम में पूछा गया है, मैं खुद से नहीं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है, बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह इसके एक लीडर रहे हैं, और पंजाब में स्टार्ट हुआ था। वैसे तो स्टार्टिंग में सोशल रिलीजियस मूवमेंट था, मतलब एक तरह से रिलीजन को सुधारने की बात थी, जो पंजाबीज थे उनको सुधारने की बात थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भाई एक तरह से एंटी ब्रिटिश भी हो गए, ब्रिटिश के अगेंस्ट भी हो गए लोग। तो बाद में बाबा राम सिंह जी को जब इन्होंने डिपोर्ट किया, कहाँ पे डिपोर्ट किया, रंगून में इनको भेजा, तब जाके माहौल ठंडा पड़ा। जो कुका मूवमेंट के लोग थे, उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में भी पार्टिसिपेट किया है, आपको बता दूं मैं। कुकी मूवमेंट, कुकी रिवॉल्ट, ये त्रिपुरा से है। जो कुकी रिवॉल्ट है वो त्रिपुरा से है, अगेंस्ट ब्रिटिशर का जो ट्राइबल के अगेंस्ट जो लोग नहीं करते थे, इंटरवेंशन करना उस एरिया में घुस जाना, उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट को यूज करना, इसको उसके अगेंस्ट कुकी मूवमेंट चालू हुआ था। किसके अंडर था, रतन पोया के अंदर। इसके लीडर का नाम लिख लिए, रतन पोया, पोया POYA, रतन पोया। चलिए, अब मैच कर लिएगा आप आराम से, त्रिपुरा एंड मणिपुर। चलिए, बाकी तो कुछ नहीं। कुका मूवमेंट बाबा राम सिंह आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ, नामधारी मूवमेंट भी बोलते थे इसको, नामधारी मूवमेंट। और 1872 के दौरान इसको, मतलब उसके बाद बाबा राम सिंह को डिपोर्ट कर दिया, मतलब रंगून भेज दिया, तो फिर माहौल थोड़ा ठंडा हो गया था। तो 1872 में काफी एक्टिव था। वैसे पाबना तो आपको पता ही है, पाबना 1873 से 85 का टाइम था, ये वाला एरिया। चलिए, बिरसा मुंडा, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो उसमें क्वेश्चन पूछा पहली सोसाइटी कौन सी थी, तो उन्होंने पहला काम किया था, आत्मीय सभा उन्होंने सेटअप किया था और गठन किया था 1815 में। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मो समाज किया था, ब्रह्मो सभा किया था, वैसे बताऊं आपको, ब्रह्मो समाज नहीं, ब्रह्मो सभा किया था उन्होंने, और बाद में उसका नाम ब्रह्मो समाज किया था उन्होंने 1828 में। ठीक है, तो ब्रह्मो सभा भी उन्हीं का ही है, ब्रह्म सभा नहीं, ब्रह्मो होगा, चलो ठीक है, एक ही बात है। तत्वबोधिनी सभा तो इन्होंने सेटअप किया था अपने देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने।
किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने सेटअप किया था 1839 में, और बाद में इसको उन्होंने मर्ज कर दिया था ब्रह्मो समाज के साथ। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि देवेंद्र नाथ टैगोर भी काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं केशव चंद्र सेन जी के साथ इसके ब्रह्मो समाज के। और इनके मरने के बाद, राजा राम मोहन रॉय जी के मरने के बाद, इन्होंने केशव चंद्र सेन जी ने और इनके बीच में, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बीच में डिस्प्यूट होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और फिर क्योंकि केशव चंद्र सेन चाहते थे कि जो प्रिंसिपल है उसको पैन इंडिया में लिया जाए, और अपने देवेंद्र नाथ टैगोर जी बोल रहे थे कि लिमिटेड रखा जाए, तो दोनों में डिवीजन हो जाता है और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय ब्रह्मो समाज, जो कि केशव चंद्र सेन जी के अंडर बनता है, और आदि ब्रह्मो समाज इनके अंडर बनता है। चलिए, बाकी तो कुछ नहीं यहाँ पे, प्लीज थोड़ा पढ़िएगा इसको। ब्रह्मो समाज पर्पस वही है, देखिए ब्रह्म समाज, अर्लियर नेम ऑफ ब्रह्मो समाज। चलिए आगे बढ़े। देखिए भारतीय ब्रह्मो समाज, अभी तो बताया आपको भारतीय ब्रह्मो समाज किसके अंडर बना था? केशव चंद्र सेन जी की। इसको दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? 1866 में बना था भैया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आपको पढ़ाया है थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन रिपीट होते, यही होता है थोड़ा बहुत। अबे ब्रह्मो समाज तो आपको ऐसे ही करा दूंगा मैं, ठीक है? क्योंकि इनका मानना था, केशव चंद्र सेन जी का मानना था कि हमें बाकी जो और भी धर्म के आइडियाज हैं उसको भी मानना पड़ेगा, उसको भी अपने साथ इनकलकेट करना पड़ेगा, हमें क्रिस्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्रिस्ट मतलब जो जीसस क्रिस्ट है उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें इंटर कास्ट रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिजेस की प्रमोट करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसके फेवर में नहीं थे, इसीलिए। चलिए, देवेंद्रनाथ टैगोर ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने, थोड़ा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं इनके साथ, और देन आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर जी के अंडर आता है। चलिए, ये प्लीज दिमाग में रखिएगा, आपको ये तो पता ही है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का। द फर्स्ट इवेंट रिलेटेड टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में पहला इवेंट कौन था? आपको पता है? दिल्ली चलो, याद आया आपको? दिल्ली चलो, मतलब जो सोल्जर्स थे वो कहां पे गए भाई? वो बहादुर शाह जफर के पास गए, दिल्ली फोर्ट में, ठीक है? और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपने लीडर बनाया। तो ये है मार्चिंग द सिपाही टू दिल्ली रेड फोर्ट। और क्यों बनाया? क्योंकि देखिए, जब एक पॉलिटिकल लीडर किसी भी एक रेबेलियन का एक वो होता है ना, अपने आप को बोलता है कि मैं भाई इसको लीड कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको लेजिटिमेसी मिल गई है उस चीज को, उस अदरवाइज उसको सिर्फ एक मिलिट्री वो बोला जाता है, रेबेलियन बोला जाता, बस एक सिपाही म्यूटिनी तक ही लिमिट रह जाता हो। लेकिन जब उसको एक पॉलिटिकल लीडर का सपोर्ट मिल गया तो उसको एक लेजिटिमेसी मिल गई, उसको एक इमेज मिल गई, उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ठीक है? चलिए, बाकी यहाँ पे नहीं है। बेगम हजरत महल तो भाई औंध में थी, लखनऊ में थी। उनका जो बेटा था अपना क्या था, वो नवाब के जो वो थे, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको तो डिपोर्ट कर दिया था, उनको तो भाई भेज दिया था यहाँ से। और उनका बेटा था बिरजिस कादरी, यस करेक्ट, बिरजिस कादरी या कादिर, बिरजिस, छोटा बच्चा था यार, बहुत छोटा बच्चा था, उसको लेके लड़ी थी वो। उनका मानना था कि मैं इसको राजा बनाऊंगी अभी, तो बिरजिस कादिर। चलिए, देखिए 11 मई को पहुंचे थे, उन्होंने रेड फोर्ट को क्या बोलते हैं, वहां पे गए, मार्च किया हूं, और भाई बहादुर शाह जफर को बोला कि भाई आप एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बनिए। वैसे भी बहादुर शाह जफर मानने को रेडी नहीं थे, लेकिन क्या करें, मानना पड़ा उन्हें, मनवाया उनको, ठीक है? चलिए, आपको एक अलग से मैं लिखवा दूंगा कौन से लीडर्स कहां पे थे, डोंट वरी, वो सभी करा दूंगा मैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन असम? इनका नाम था दीवान मणिराम दत्ता। भाई चाय की बागान थी इनकी, मालूम है आपको? चाय का बागान वो करते थे, बदली इनकी अंडर थी। तो काफ़ी अच्छी वेल्दी फैमिली से आते थे। वैसे तो इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम भी किया था, लेकिन साथ ही साथ ये चाय का बागान भी ओन करते थे। और फिर इनको वैसे जब इन्होंने अगेंस्ट में वो रिवॉल्ट किया तो इनको टपका दिया गया, सिंपल सी बात है, और कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग में रखने की जरूरत है। दीवान मणिराम दत्ता, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स का नाम आपको आएगा, ठीक है? आपको मैच द फॉलोइंग में आता है, वो आप करेंगे, डोंट वरी। चलिए, एक्ट 5 क्या बताया था मैंने? स्लेवरी से एसोसिएटेड है। सती वाला एक्ट कौन सा है? एक्ट नंबर 17। इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, तो इन्फेंटिसाइड वाला एक्ट इसी टाइम पास हुआ था, 1847 या 1848 का टाइम था ये भी। चलिए, स्लेवरी का है वैसे इसका आंसर 1843, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है वैसे। चाइल्ड मैरिज, चलिए चाइल्ड मैरिज तो हटाइए अभी, इन्फेंटिसाइड, अच्छा एक्ट नंबर 8 है इसके लिए, चलिए कोई मतलब नहीं। हाँ, ये वाला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसमें बताइए भाई, 2-3 चीजें तो आप कर सकते हैं, कौन किससे एसोसिएटेड है, थोड़ा मैच द फॉलोइंग है,
तो प्रॉपरली नहीं आ पाया बट इंपॉर्टेंट है। बरदौली सत्याग्रह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ई के साथ ज्यादा है यहाँ पे। उसके बाद बखस्त एजिटेशन आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत टाइप किया है, स्वामी सरदानंद नहीं है और सहजानंद है, तो यहाँ पे एक डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद एनजी रंगा जी ने भारतीय किसान विद्यालय सेटअप किया था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के काफी बड़े एग्रीगेरियन लीडर हैं, जो इसके फार्मर्स के लीडर हैं एनजी रंगा जी। और आपको बता दूं जब ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी तो उसके जो लीडर थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, पहले प्रेसिडेंट, और उसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे, एनजी रंगा जी थे। ठीक है, तो भारतीय किसान विद्यालय इन्होंने एनजी रंगा जी के साथ एसोसिएटेड है, बी। और बंगाल प्रजा पार्टी फजूल हक। तो 3 मुझे पता था, चौथा तो ऑप्शन से निकल जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैच करिएगा आप आराम से, आंसर दे रखा है यहाँ पे। बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, आपको पता ही है 1828 में हुआ था। भारतीय किसान मूवमेंट एनजी रंगा जी। ठीक है, भारतीय किसान विद्यालय। बखस्त एजिटेशन के ऊपर अलग से आपको पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी, अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो ये था पूरा। ओके, तो कोशिश किया मैंने चीज़ों को रिलेट करने का, और अगली वीडियो में और डिटेल में मतलब और वीडियो कंटिन्यू रहेगी, बनती रहेगी इसके ऊपर। अराउंड 30-40 मिनट की बनाऊंगा मैं, और रोज़ मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री के 3 से 4 वीडियो आ पाएँ आपके लिए, हिस्ट्री में जल्दी से जल्दी कवर कर पाऊँ। वर्ल्ड तो बहुत वास्ट होता है हिस्ट्री, लेकिन एटलीस्ट मॉडर्न तो कवर कर पाए हम लोग, मेजर पोर्शन कवर कर पाए। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी आपको वो मिल रही होंगी, रिपीटेशन मिल रही होंगी, मिलेंगे भी, लेकिन कुछ कुछ नई नई डिटेल्स भी वो भी आप नोट डाउन करिए, वो भी पूछी जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपनी प्रिपरेशन बना के रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।